एक छोटी सी क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, कि अगर आपने कोई मेडिकल में स्टडी करनी है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक 10+2 में आपका बायोलॉजी या मेडिकल सब्जेक्ट्स कुछ होनी चाहिए। इंजीनियरिंग करना तो उसके रेलेवेंट मैथमेटिक्स होना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से पतंजलि के भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जो एक आदमी किसी काम का फाउंडर होता है और जहाँ जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, उन दोनों में एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है कि बाहर से हम कपड़े प्रेस नहीं करवाएंगे, 3 घंटे लगाएंगे, खुद प्रेस करेंगे, मैं लेजी नहीं हूं। लेकिन इस 3 घंटे में क्या इससे बेहतर आप कुछ कर सकते थे? दैट इज ऑल्सो लेजीनेस। पतंजलि योग दर्शन में हम अभी तक 16 एपिसोड जो है 16 एपिसोड कर चुके हैं। देखो, पूरा अगर हम पतंजलि को सूत्र और सूत्र से पकड़े, एक एक सूत्र पकड़े, तो ये एक जीवन विद्या हो जाएगी कि अगर हम जिस तरह से हम अगर एक सूत्र पकड़ते हैं, उसको एक शब्द से तोड़ते हैं, तो कई बार एक ही सूत्र को कवर करने के लिए हमारे यहाँ पे 5, 6, 7 एपिसोड जो हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना आगे भी। तो कहीं कहीं से हमको छोड़ना पड़ेगा थोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे? वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें समाधिपाद में और कर लेनी चाहिए थी, जिससे समाधिपाद पूरा होगा। जैसे निर्भीक समाधि और सैबी समाधि हमने कर लिया, या फिर समाधि के स्वरूप को थोड़ा डिटेल में बात कर सकते थे, लेकिन वो फिर हम आगे नहीं चलेंगे, है ना। और थोड़ा सा दिमाग में ये भी ख्याल आ जाता है कि अभी हम नियम ही स्टार्ट नहीं किया। लेकिन पतंजलि जो है ये कोई, जैसे आपने कोई एमए पीएचडी कुछ करना है, एक एमए करनी है सिंपल से कोई बेसिक सब्जेक्ट में से, तो भी उसके लिए एक समय जितना लगेगा उतना लगेगा ही, और उसके लिए जितनी आपकी मेंटल इंटेलिजेंस चाहिए उतनी भी चाहिए। तो अगर ये बीए एमए करने में कोई कुछ समय चाहिए, कुछ उतना एफर्ट चाहिए, तो पतंजलि ऐसे तो समझ नहीं आ सकता ना। तो हम कई बार गलती ये करते हैं कि जो आदमी एक क्लरिकल पोस्ट के लिए भी अपने आप को अफिलिएट नहीं कर सकता, मतलब उस तरह का भी उसका इंटेलेक्ट नहीं है, उसको ये लगता है कि शायद भगवत गीता उसको समझ आ जाएगी। तो भगवत गीता इज द हाईएस्ट फिलोसफिकल टेक्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड बाय द मैनकाइंड। ये मैं अपनी भावना से नहीं बोल रहा, मैं ये इस तरह से बोल रहा हूँ कि फिलोसफिकल टेक्स्ट, इससे गहरी फिलोसफी सूत्र में कहीं पे ढूंढनी मुश्किल है। भक्ति भाव किसी और में अच्छा मिल सकता है, ज्ञान कांड कहीं पे और किसी और ग्रंथ में मिल जाएगा हमें। लेकिन ये जो फिलॉसफी है ये बहुत गहरी है इस भगवत गीता में। तो कई बार हम अपने ग्रंथों को बहुत लाइटली लेते हैं कि एमए में फेल हो गया हूं, लेकिन गीता मेरे को कंठस्थ है। या फिर हम कई बार एक बेसिक इंटेलिजेंस जो आईक्यू है उसको मतलब क्या क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन हमें ऐसे लग जाता है कि शायद पतंजलि तो क्या ही है, योगी तो है, सीख लेंगे, 8 इसके अंग हैं। तो मैं उस तरह की जो इग्नोरेंस है उससे भी बचाना चाहता हूँ आपको, कि इतना भी लाइट ना हो जाए कि पतंजलि का एहसास ही ना आए आपको, बस पतंजलि का नाम भर रह जाए और 8 अंग जो 99% लोगों को बस इतना ही पता पतंजलि के बारे में, चित्त वृत्ति निरोध, जो चित्त की वृत्तियां उसको रोकने के, और ये 8 अंग उसके यम नियम आसन ध्यान समाधि प्राणायाम जो भी है ना, तो ये 8 हैं। तो इस तरह से मैं इसको पतंजलि को नहीं निभाना चाहता। तो हम इन दोनों के बीच का रास्ता निकलेंगे, ढूंढेंगे। अगर पतंजलि के रास्ते में चलते हुए जीवन बिताना है तो जीवन भी कम पड़ेगा, लेकिन हम क्या है कि इसको ना तो एक ब्रोशर जैसे पढ़ने चाहते कि एक जैसे होता है ना अखबार में सुबह कुछ निकलता है तो पढ़ ले, अच्छा यही तो है, ये हमें जान गए इसके बारे में। ना तो पतंजलि को मैं उस ब्रोशर जितना या उस पम्फलेट जितना छोटा करना चाहता हूँ, और दूसरे डिटेल में जाने की मेरी चाहत तो है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
इसको लॉन्ग जंप लगाकर थोड़ा 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 जो जरूरी पार्ट वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम जाना तो चाहते हैं साधन पाद में। साधन पाद क्या है? साधन होता है रास्ता। तो पहले पाद में पतंजलि ने आपको स्वरूप दिखाया कि ये है स्वरूप, कि दिस इज अ एम, जिसके ऊपर आप निशाना लगाने की कोशिश करें, दैट इज द समाधि पाद। वो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, कितनी तरह की, किस तरह की हो सकती है, तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि जो है ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने समाधि पाद में थोड़ा सा समझ लिया। उसके पहले हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया, चित्त क्या है, चित्तवृत्ति क्या है, ये अभी तक की 16 एपिसोड का एक समरी सा है। अब हम जब ये समझ के साधन पाद में आएंगे तो एक छोटा सा सवाल आता है कि क्या अगर मेरे किडनी में स्टोन्स है मान लीजिए, या मेरे को कोई सीरियस कोई डिसऑर्डर है, या किसी को कोई ब्रेन हेमरेज है, या किसी को कोई हड्डी टूट गई, किसी का कुछ कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है, तो क्या ये सब के सब लोग पतंजलि के लिए हर वक्त एलिजिबल हैं क्या? तो दिस इज द एक छोटी सी क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, कि अगर आपने कोई मेडिकल में स्टडी करनी है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते तो एक 10+2 में आपका बायोलॉजी या मेडिकल सब्जेक्ट्स कुछ होनी चाहिए। इंजीनियरिंग करना तो उसके रेलेवेंट मैथमेटिक्स होना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से पतंजलि के भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो उन्होंने एक ये इस तरह से बताया इसको कि 9 तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं, 9 तरह के बंदिशें हैं, 9 तरह के अड़चन है। अगर ये 9 में से कुछ आप में है तो आप पतंजलि में अभी साधन पाद में नहीं घुस सकते, अभी आपको इसका समाधान कुछ करना चाहिए। तो हम उसको उन 9 को देखने की कोशिश करेंगे। पहला है इलनेस, बीमारी। वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है। मतलब अगर मेरे को स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ एंगर इशू है, कुछ हरी है, हरी भी मैं अक्सर बोलता हूँ साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, हरी इज द सॉफ्टर फॉर्म ऑफ एग्रेशन। अगर आप में या किसी भी आदमी में बहुत जल्दबाजी है चीज़ों को, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये हरी है, इसमें एग्रेशन नहीं है, तो एग्रेशन भी होगा, बिकॉज हरी इज द शेडो और द सॉफ्टर वर्जन ऑफ एग्रेशन। जहाँ पे आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते, वो वहाँ पे हरी दिखाओगे। और जो भी आदमी हर चीज़ में बहुत हरी हरी करेगा तो वो एग्रेसिव भी होता है। तो ये दिस इज द साइकोलॉजिकल एंगल। तो ये जो मेंटल जो आपको है कंडीशनिंग, ना तो मेंटल कोई रोग हो और ना फिजिकल, कोई टांग दुख रही है, कोई कमर में चोट लग गई है तो आप उठ के बैठ लो, मेरे को तो समाधि लगानी है जी, तो वो नहीं होगा। तो पहला है इलनेस, फर्स्ट पॉइंट इज इलनेस, किसी भी तरह की हो, फिजिकल हो, मेंटल हो। दूसरा है मेंटल स्टैग्नेशन। आता तो ये मेंटल इलनेस में ही है जो हमने फर्स्ट में बात किया, लेकिन दिस इज नॉट अ इलनेस, दिस इज स्टैग्नेशन। व्हाट इज मेंटल स्टैग्नेशन? इसको आलस कह देना भी इसका सही तर्जमा नहीं है। मेंटल स्टैग्नेशन इज के व्हेन देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव इन योर माइंड, जो आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकली स्पीकिंग, जो आपके ब्रेन के सर्किट्स हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं नए किसी कनेक्शन को बनने को, तो जो अब न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो रही वहाँ पे, अब आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे, जहाँ पे आप हो वहीं पे हो, उसी कंफर्ट, जहाँ कुछ कभी इधर खेल लेते कभी उधर खेल लेते, आप देखने में लग रहा है कुछ आप नया नया रोज कर रहे हो, लेकिन टेक्निकली या साइकोलॉजिकली या न्यूरोलॉजिकली कुछ नया नहीं है, वो आप सेम सर्किट के अंदर बिहेव कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड मेंटल स्टैग्नेशन। इसीलिए आपके जो रिलेटिव है, आपके घर वाले हैं, आपके कोई बहुत करीबी है जिसको आप जानते हो, आप उसको एंटिसिपेट कर लेते हो। आपको पता होगा कि अगर ये करूंगा तो ये ऐसा ही बिहेव करेगा। आपने उसका एंटिसिपेट कैसे किया? बिकॉज बाय लिविंग विद द पर्सन, बाय नोइंग दैट पर्सन, आपको उसके ब्रेन के सर्किट्स के बारे में पाथवे पता है, तो आपको पता होगा कि इस कंडीशन में ये ऐसा ही बिहेव करता है। तो दूसरा, इस तरह के आदमी भी पतंजलि के लिए एलिजिबल नहीं बनते, क्योंकि ये जो मेंटल स्टैग्नेशन है वो उसको उस रास्ते में जाने के लिए रोक देगी, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है, जंगली रास्ता है, जीटी रोड नहीं बनी यहाँ पे। तो तीसरा है डाउट। डाउट का अर्थ है कि अगर आपको हर चीज के ऊपर डाउट हो रहा है, अगर आपका नेचर ही है कि, तो आप जो सामने दिखोगे
बस उसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे। जो पतंजलि आपको दिखा रहा है दैट इज मेटाफिजिकल, तो उसके ऊपर डाउट होना लाजमी है। इसलिए आप पतंजलि के रास्ते के ऊपर उस डेडिकेशन से नहीं चल सकोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग जाएगा कि लगता तो नहीं है कि आप इस तरह की कुछ अचीव कर सकते हो जो पतंजलि ने आपको माइंडसेट दिया है। तो ये हो गया डाउट। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई आदमी जिम जाता है, तो जिम जाके वो देखता है लोगों को, या किसी को देखा होता उसने कि जिसकी बॉडी उस शेप में है जिसके ऊपर वो एम कर रहा है, तो उसको डाउट नहीं होता, तो वो जाता रहता है। लेकिन सोचो कोई आदमी जिम जा रहा है, लेकिन उसको जिंदगी में अभी किसी भी आदमी का उसने उस तरह की बॉडी बनी नहीं देखी हो, और ना ही उसने कोई तस्वीर देखी, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ पहुंचेगा। शायद वो रोज जिम के टॉर्चर से निकलने के लिए डिनाई कर दे। इसको समझ के देखो। इसलिए डाउट हो ही जाता है, क्योंकि जो पतंजलि के रास्ते के ऊपर चल के जो अचीवमेंट है वो दैट इज नॉट फिजिकल, कि आपने शर्ट निकाला और सिक्स पैक दिखा दी, आपको लगा अच्छा ये ही पतंजलि से मिलता है, मैं भी करूँगा। पतंजलि की जो सत्ता है वो मेटाफिजिकल है, कोई आपको दिखा नहीं सकता। तो इसलिए आपको अगर नेचर में डाउट है, तो आपको पतंजलि के जो एम है उसके ऊपर शंका होगा ही होगा। ये तीसरा पॉइंट है, डाउट। और आपको इस रास्ते में चलने के लिए थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसके आगे आ गया अगला फोर्थ पॉइंट, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब होता है कि आपको पता तो है कि आप करना भी चाहते हो, कर भी सकते हो, लेकिन आप लैक ऑफ अटेंशन के कारण नहीं करोगे। दैट इज नेग्लिजेंस। जैसे आप जो किसी भी फील्ड में जो एक आदमी किसी काम का फाउंडर होता है और जहाँ जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, उन दोनों में एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। जो ऐसा नहीं है कि वो बाय लक कहीं किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर पहुंच गया हो, उसकी उसमें कुछ ऐसा एक ट्रेट ऐसा होता है जो उसको, अगर वो एज अ एम्प्लॉय भी ज्वाइन करेगा, ही विल डेफिनेटली रेज। और जो एम्प्लॉय साइकोलॉजी का आदमी है, अगर वो किसी फर्म को चलाएगा भी, तो वो उसको भी या तो डुबा देगा, तो या डिमोट करके उसको फिर एम्प्लॉय के लेवल पे आ जाएगा, वो एम्प्लॉय बन के ही खुश रहेगा। तो ये जो है वो दैट इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है कि उसको चीज़ों को थोड़ा सा डाउट से देखने की, मतलब उसको डिले करने की हैबिट है। कर लेंगे, अभी तो किया था, कल कर लेंगे, क्या हो जाएगा अगर अभी करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें ये भी नेग्लिजेंस में आती है, जिसको कई बार हम बोलते हैं सिली मिस्टेक होगी जी मेरे से। सिली मिस्टेक कुछ भी नहीं होती। सिली मिस्टेक सिर्फ तभी होगी जब आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। तो ये है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो है ये पतंजलि के एक पतंजलि के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन है। उसके आगे आ गया लेजीनेस। लेजीनेस के ऊपर तो मैं कुछ नया नहीं बता सकता आपको, आपको पता ही है। लेकिन लेजीनेस के बारे में नाम लेकर ही लेजीनेस दूर नहीं होती। और लेजीनेस जो है वो इट इज नॉट के अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव हो, मतलब आप सुबह उठते हो, भागने जाते हो, तो लग सकता है कि शायद आप लेजी नहीं हो। लेकिन हर आदमी किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और हमने क्या किया कि लेजीनेस की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ फिजिकल बना दी, कि जो शारीरिक तौर पे काम करे बस वही लेजी नहीं है। लेकिन जो रोज आदमी रिक्शा चलाकर अपना 100-150 रुपये का, 200-500 हज़ार जो भी एक दिन की जीवनी कमाता है, वो भी किसी और तरह के काम में लेजी है। शायद वो उस काम में लेजी है जिससे एक रिक्शा से 10 रिक्शा बना सके, उसकी लेजीनेस वहां पे होगी। तो लेजीनेस इज नॉट अ फिनोमिना जो जिसको आप सिर्फ फिजिकली एसोसिएट कर सकते हो। लेजीनेस इज अ हैबिट इन योर माइंड जो आपको नया करने में रोक देती है, जो आपको वो करने में रोक देगी जो आपको आपके लिए करना सबसे जरूरी है। और लेजीनेस में ना एक आपका साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है। बहुत से लेजी आदमी अपने आप को इस तरह से बिजी रख देते हैं कि उनकी लेजीनेस ना नजर आए। वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पूरा जिंदगी ओवर परफेक्शन ढूंढते रहेंगे। मेरे कपड़े इस तरह से होने चाहिए, मेरे जूते में ये क्या कर दे, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो इस तरह से खुद को बिजी रखेंगे कि जो काम उनको एक्चुअली करना है, व्हाट वी कॉल एज वर्च्यू, जो जो आदमी के ऊपर जिम्मेवारी है, वो हर काम में अगर
अलर्ट या ओवर एक्टिव होगा तो ये भी कोई बहुत अच्छा ट्रेट नहीं है। तो लेजीनेस वो है जो वट दैट इज नीडेड फॉर योर कंडीशन करंटली, आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप वो कर सकते हो तो यू आर नॉट लेजी। बच्चा अगर जिम नहीं जा रहा लेकिन पढ़ रहा है तो वो लेजी नहीं है। और जब आपका एज हो गया शरीर को फिट रखने का, तब आप वो छोड़ के सब कुछ कर रहे हो तो आप लेजी ही हो। जब आपका मन है, जब आपको फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना है, खुद को चेंज देनी है, और तब आप बोले नहीं मेरा तो आज पढ़ने का मन है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेजीनेस। तो लेजीनेस जो है इसको मैं बस इसलिए रीडिफाइन किया कि लेजीनेस का जो सही अर्थ है वो आप तक पहुंच सके। और लेजीनेस के बिल्कुल विपरीत जो शब्द है दैट इज ओवर इंटेलिजेंस, किसी चीज में जरूरत से ज्यादा घुस जाना। इसीलिए मैंने लेजीनेस को एक्सप्लेन करते करते ओवर इंटेलिजेंस भी वही समझा दिया। ओवर इंटेलिजेंस होता है कि जिस काम की जरूरत नहीं उसमें ज्यादा घुस गए, कि बाहर से हम कपड़े प्रेस नहीं करवाएंगे, 3 घंटे लगाएंगे खुद प्रेस करेंगे, मैं लेजी नहीं हूं। लेकिन इस 3 घंटे में क्या इससे बेहतर आप कुछ कर सकते थे? दैट इज ऑल्सो लेजीनेस। क्या आपने उस काम को अवॉइड करने के लिए यहां ओवर इंटेलिजेंस दिखा दी। तो इसलिए मैंने लेजीनेस थोड़ी इस तरह से कवर किया कि अब जब हम ओवर इंटेलिजेंस कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया कि हर बार जो लेजीनेस है वो काम चोरी नहीं होती। ज़रूरी काम जो आपके ऊपर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको अवॉइड कर देना, चाहे आप फ्री बैठो या किसी और काम में ज़्यादा जोर लगा दो, दोनों ही लेजीनेस या ओवर इंटेलिजेंस को साथ में समझ लो, दोनों के दोनों जो है वो पतंजलि के रास्ते में चलने के लिए थोड़ा सा अड़चन है। इसके आगे आ गया रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, कि जो कहा गया उसको समझने में फ़र्क आ गया। तो मैं अक्सर ये चीज़ देखता हूँ कि जैसे ही मैं कहीं कुछ बताता हूँ किसी को, जब मैं उसको बोलता हूँ इसको रिपीट करो, तो वो बिल्कुल नई राम कहानी कि मतलब इस तरह की कि लक्ष्मण जी ने सीता का हरण कर लिया, इस तरह की कई बार स्टोरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कंसीव है। तो मतलब ये हम में एक प्रॉब्लम है कि हम जब सुन रहे होते हैं हम सुन नहीं सकते, हम कुछ और ही अपने दिमाग में भी बोलते रहते हैं। तो इसलिए जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया कि जब आपको सुनते हो तो आपके दिमाग में एक फैकल्टी बैठा है जो उसको अप्रूव करता है कि ये ज्ञान सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है ना, मुंडी हिलाते हैं आप, ये तो सही है, ये गलत है। तो दिस इज द सेम थिंग जो मैं इस एपिसोड में बात कर रहा हूँ कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो है वो छोटी बुद्धि का एक ट्रेट है। जब आप सीख रहे हो तो कीप योर लॉजिक असाइड। श्रवण के समय सिर्फ श्रवण, जो सीखने के 3 है ना पाद जो है, पहला है श्रवण, सिर्फ श्रवण कर, उस समय मनन नहीं करना। तो श्रवण जो सुना उसको, उस नॉलेज का एज इट इज रिसीव करके रखो। नाउ यू हैव टू एनालाइज इट, मनन, उसको समझने की कोशिश करो। मनन में थोड़ा सा फर्क है। ये तीन स्टेप्स हैं सीखने के, यही बता ही देते अगर इसका जिक्र हो ही गया तो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यही है ज्ञान के 3 रास्ते। श्रवण है जब आपके पास ज्ञान आ रहा है तो आप उसको सुनते हो, जब आप सुन रहे हो। तो मनन होगा कि पूरे के पूरे ज्ञान को जैसा मैंने अभी आपको कहा वैसा का वैसा सामने रख सकना और अब उसको मेरे एंगल से समझने की कोशिश करना। मतलब मैंने अगर ये बोला या पतंजलि ने अगर बोला, पतंजलि का क्या मतलब होगा, है ना। तो उसमें अभी अपना ज्ञान नहीं, तर्क नहीं लगाना। तो यह मनन। फिर आप उसको बोलते अच्छा इस समय के अनुसार कितना मेरे से संभव है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो है व्हेन दैट एनालिसिस इज पर्सनलाइज्ड, दैट इज निधिध्यासन। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 जो ज्ञान को हासिल करने के 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं इसको हासिल करने की। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, श्रवण जब आप कर रहे हो तो उसी को उसी समय अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू कर देते हो। तो अभी तो जब सुनते सुनते आप इसको एनालाइज करोगे तो सुनने की क्रिया भंग हो जाएगी। तो इसलिए सुनते समय सिर्फ सुनने का अगर हुनर हो तो आप बहुत अच्छे शिष्य भी हो तो गुरु पक्का बन जाओगे। मैं अक्सर बोलता हूं गुरु वही होता है जो गुरु पैदा करे, शिष्य पैदा करने वाला गुरु नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कई बार मैं देता हूँ सिखाने के लिए कि गौतम बुद्ध की जब हम प्रतिमा मूर्ति बनाते हैं तो उनके कान लंबे करके कंधे को छू जाते हैं।
प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस समय जो मूर्तिकार हैं उन्होंने उनकी जो बेस्ट फॉर्म है, डिपिक्शन जो है जिसको बोलते हैं, यही कला है ना कि उन्होंने फोटो मूर्त बनाते बनाते ही ये बता दिया कि ही वॉज वेरी गुड लिसनर, तो कान लंबे कर दिए। तो अब पतंजलि भी आपसे यही डिमांड कर रहा है कि आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपको जब इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पूरा का पूरा सही सही रिसीव कर लो। तो ये हो गया रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। उसके आगे आ गया लैक ऑफ प्रेसिवरेंस, जो कि 8वां है। ये होता है कि किसी चीज़ को कंटिन्यूसली लंबे समय तक ना कर सकना। तो 3 महीने यही कर दिया, अगर आप बड़े अच्छे पेंटर हो तो आप 3 महीने पेंटिंग करोगे, और ऐसा तो नहीं कि चौथे महीने ही आप वैन गॉग के बड़े भाई बन जाओगे। तो फिर आपको लगेगा कि यार मेरी ना इस कला का कोई कदर नहीं कर रहा, तो 3 महीने बाद आप नया काम करोगे। लेकिन आप में वो किसी काम को लंबा करने की पावर नहीं है, तो उससे फेड अप हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, काम करते रहोगे, रोते रहोगे कि क्या ही फंस गई मैं, ये करना नहीं था या करना था कुछ भी। तो अगर आपको ये लगा कि अच्छा मैं ये करना चाहता था या करना चाहती थी, फिर आप उसको भी नहीं कर सकोगे, फिर उसको छोड़ोगे, फिर कुछ नया करोगे। तो कुछ आदमी मैंने सारी ज़िंदगी लैक ऑफ प्रेजर्वेंस के कारण दल बदलते देखे। तो इस तरह का एटीट्यूड भी पतंजलि में चलने के लिए और ज़िंदगी में चलने के लिए भी अच्छा नहीं है। आप रोते ही रहोगे, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ मैच्योर होगी, जैसे ये इस तरह की बात है कि मेरा रोटी खाने का मन हुआ, तो मैं दुकान पे गया, आटा लेके आया, आटा को गूंथना शुरू किया, आधे में मेरा मन कर गया कि चावल खाने हैं। अब उसको साइड में रखा, चावल ढूंढे, चावल निकाले, चावल को सोक किया, बनाने की कोशिश की, गैस के ऊपर रखा, बनाते बनाते मेरे को लगा नहीं इडली खाने का मन कर रहा है मेरा। अब उसको साइड में रखा, तो इडली बनाना शुरू कर दिया। जब इडली बनाना शुरू कर तो दिख गया कि अभी तो काम बड़ा है, इसका बैटर बनाना पड़ेगा, इसको पीसना, चावल ही खा लेता हूँ। फिर चावल के ऊपर शिफ्ट किया। अच्छा, इतना काम बढ़ाने के लिए तो सैलेड खा लेते, अच्छा नहीं था, तो सैलेड काटने लग गए। तो इस चक्कर में कुछ लोग सारी जिंदगी 10 चीज़ों की तैयारी कर लेते, भूखे रह जाते। अगर एक चीज़ को आपको करना है तो उसमें प्रेजरेंस, उसमें लगन और लंबे समय तक चलते रहने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट है वो है इनस्टेबिलिटी, ये उसी से निकला है कि आप किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं हो पा रहे। यहाँ गए तो उधर की याद आ रही, उधर गए तो यहाँ की याद आ रही। तो ये जो इस तरह का एटीट्यूड है, ये पतंजलि के लिए, अभी मैंने 9 के 9 गिना दिए। ये है 9 तरह की अड़चन, 9 तरह की ऑब्स्टेकल्स जो पतंजलि के रास्ते में चलते चलते आपको आ सकती हैं। अच्छा, इनको ऐसा नहीं समझना कि ये अच्छा जैसे पंच क्लेश हमने पढ़े थे पहले, तो ये भी क्या 9 क्लेश है क्या? इनको ऐसा नहीं समझना कि कोई नए तरह के क्लेश हैं। ये 9 ऑब्स्टेकल्स हैं जिनके कारण ऐसा समझा जा सकता है कि जिनके कारण आप में वो जो पंच क्लेश हैं वो पैदा हो जाएगा। अभी देखो, इसको समझ के देखो कि अगर आप में इलनेस है, या अगर आप में डाउट है, या अगर आप में इग्नोरेंस है, तो राग द्वेष पैदा होगा ही होगा। अगर आप में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो अविद्या पैदा होगी ही होगी। तो पंच क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और आपका जो अभिनिवेश, जो ओवर इंडल्जेंस किसी चीज में है, इन चीजों को समझने के लिए आप इन 9 को देखो ऐसे सामने रख के कि इन 9 तरह के अड़चनों में, ऑब्स्टेकल्स में से ही पंच जो क्लेश है हमने वो पैदा होंगे। तो पंच क्लेश और ये है 2 अलग अलग चीजें, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। ये ऐसा समझो कि 9 ट्रेट्स जो आप में हो वो पंच क्लेश के कारक हो सकते हैं। तो अभी यहां तक जब आपको पता लग गया कि अच्छा ये अगर इनमें से लेजीनेस है तो लेजीनेस को दूर करो, अगर आपको लगता है कि आप में इग्नोरेंस है उसको दूर करने की कोशिश करो, अगर आपको लगता है मेंटल स्टेगनेंसी है, कोई शारीरिक रोग है, बीपी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसको ठीक करो। तो जब आपको लगा कि ये 9 ऑब्स्टेकल्स अभी ठीक हो चुकी हैं, तो तब हम आगे बढ़ेंगे जो कि है पतंजलि का साधनपाद। साधनपाद जो सूत्र 55th है, आपको दिखा देते हैं यहीं पे। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र में 3 चाबियां दी गई, 3 पावर दी गई है ना। चाबी समझ लीजिए। मैं तो उसको पावर समझता हूँ, बड़ी अच्छी पावर है। और इस पावर को अटेन करने के लिए आपको पॉजिटिवली इसमें
अपनी श्रद्धा दिखानी होगी। इट नीड्स यूर इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आपको रनर अच्छा बनना है या संगीत सीखना अच्छा, तो लंबे समय तक ये देखो, ये हमने पढ़े ना, नो ऑब्स्टेकल्स, ये किसी भी विद्या में है, पतंजलि में भी है। कुछ भी सीखना है तो आपको आप में वो हरी नहीं होनी चाहिए चीज़ों को लेके, आप में प्रिजर्वेंस होनी चाहिए, और आप में इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप में फिजिकल मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें किसी भी चीज़ में है। संगीत सीखते हो तो संगीत तो ऐसा नहीं है ना कि आज रात को गिटार खरीद के लेके आए, 10 दिन उसको बजा के देखा, 11वें दिन आप बहुत अच्छे सिंगर हो गए। तो जो कोई भी हुनर है, कोई भी ज्ञान है, वो एक ही संगीत के ऊपर टिके रहना, एक ही संगीत शैली को सीखते रहो। अगर 6 महीने अपने शास्त्रीय संगीत सीखा तो आप बोलो नहीं मेरे को तो वेस्टर्न सीखना है, फिर वेस्टर्न सीखने लग गए, फिर वेस्टर्न को फिर नहीं मेरे को शास्त्रीय सीखना है, या फिर हारमोनियम सीखना है, या फिर सितार सीखनी है। इस तरह से घूमते रहोगे तो अंत में क्या बन जाओगे? कुछ भी नहीं। तो चूज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसमें टिके रहने की दूसरी पावर होनी चाहिए। तो पतंजलि ने 3 पावर दी। उसने दिया तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तपस जो है, तपस्या कह देते हैं हम कई बार लूजली, तो तपस जो शब्द है उसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। क्योंकि तपस को कई बार हम जब तपस शब्द को हम अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें लगता है शायद स्ट्रगल है। अभी स्ट्रगल तो इतना पॉपुलर वर्ड है, हर दूसरा आदमी बोलता है कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि ये 5-6 साल 10 साल अगर आप अपने जो भी आपके मन में कोई एम है उसको अटेन करने की सिर्फ चाहत भर है, एक्शंस नहीं है, तो 9 साल किसी एक चीज को हासिल करने के लिए रोते रहना स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल में चिड़चिड़ापन होता ही नहीं। रुदाली रोना स्ट्रगल का गुण नहीं है। लेकिन स्ट्रगल का हो सकता है, तपस तो बिल्कुल नहीं है। तो तपस को समझना इसलिए जरूरी है कि तपस इज नॉट स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल जो शब्द है वो लोग तपस से जोड़ के देखते हैं, इसलिए मैं इसको दोनों को अलग करना चाहता हूं। यहाँ पे तपस का जो बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ है वो है कंटिन्यूस एफर्ट, लगातार एफर्ट इन वन सर्टेन थिंग, एक ही चीज में, फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे समय तक, विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड, बिना रोए धोए, वो उस काम को करते रहने की लगन जो शब्द है हमारे में भारतीय संस्कृति में, लगन शब्द बड़ा मजेदार शब्द है। तो अब लगन नहीं है हम में, या तो आप किसी काम को करते समय या तो आपकी उसमें लगन हो सकती है, तो या आप रो सकते हो। रोता हुआ आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरी वैसे तो इस कला में बड़ी लगन है लेकिन क्या करूं, सक्सेस नहीं मिल रही ना मेरे को। ये लगन शब्द में, जैसे कई बार बोलता हूं मैं कि अगर आप में कोई हुनर है भगवान ने दिया, तो उस हुनर से पैदा हो जाना ही एक अपने आप में ब्लेसिंग है। उस हुनर को एक्नॉलेजमेंट मिले कि नहीं मिले ये दूसरा वे है। लेकिन जो आदमी इस बात के लिए रो रहा है कि मेरी तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही मेरे को, तो उसकी लगन फेमस होने में होगी, शायद उस काम में नहीं है। तो इसलिए तपस जो शब्द है, तपस में रोने धोने की, रुदाली की गुंजाइश नहीं है। तो तपस का हम फिर से समझ लेते हैं तपस को, कि तपस इज अ पावर टू वर्क with whole your heart and with beautiful energy on the same task for a longer period till what you are aiming at is not achieved, without any kind of resentment, किसी तरह की शिकायत से, शिकवे के बिना, बस उसी लगन से आप काम करते रहे हो, ये है तपस। ठीक है, अभी ये तपस आप नेचर में देखो, एक वो पंछी है जो है ना, वुड पैकर बोलते उसको, बड़ा चोंच मार मार के अपने लिए घोंसला बनाता है। तो वो कभी देखा कि आधा बना के रोने लग जाए कि मैंने तो भाई साहब बड़ी जिंदगी में स्ट्रगल कर ली, मेरा घर नहीं बना, सारी जिंदगी दुनिया ने घर बना ली अपने। इंसान ऐसे करते हैं। तो तपस जो है वो आपको नेचर में तो दिख जाएगा, इंसानों में ये गुण खत्म हो गया। तो पतंजलि को शायद ये पता था, उसने इसीलिए पहला शब्द रखा तपस। ठीक है, तो मुझे लगता है तपस हमने कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, वो है
स्व अध्याय। स्व अध्याय जो है ये बहुत ज़रूरी हो गया, खास करके आजकल के समय में, क्योंकि आजकल क्या है कि हर एक चीज़ की समरी पढ़ने का ज़माना है। तो बुक्स की समरी आ जाती है कि 500 पेज की हमसे बुक पढ़नी पड़ी जाएगी, उसका समरी आ गई 100 पेज में, और उसके भी हाइलाइट्स आ जाएंगे, इसका ये हाईलाइट है, उसका भी छोटा वर्जन आ जाएगा ऑडियो बुक। तो बुक का जेस्ट लेना बुक पढ़ना नहीं है। बुक पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि जब आप बुक का कोर आइडिया समझ जाओ तो आपने पढ़ लिया, वो भी एक ज्ञान है, लेकिन वो वेस्टर्न जैसा ज्ञान है। भारतीय संस्कृति में अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये है कि बुक पढ़ सकना, एक बुक के ऊपर जो कि बहुत लंबी है उसके ऊपर टिके रहना, उसको अंत तक निभा सकना, और उसी मेंटल अटेंशन के साथ उसको पढ़ते रहना, ये पावर है। बुक इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट, बुक इज ऑल्सो एन एबिलिटी इफ यू कैन रीड दिस और नॉट। आपने किसी से बैठकर बुक की जेस्ट सुन लिया, बुक का कोर आइडिया सुन लिया, तो दूसरे आदमी ने उस बुक को बैठकर पढ़ा, शायद अगर हो भी सकता कि वो कोर आइडिया उतना गहरा ना निकाल सके, लेकिन अगर उसने एक बुक को निभाया, बैठ सका, पढ़ सका, तो ये जो अटेंशन है उसकी, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ सर्टेन पावर, दैट इज कॉल्ड स्वाध्याय। अब इस स्वाध्याय को बचने के लिए हम क्या करते हैं, भंडारों में जाके बैठ के वो जैसी भी कहानी सुना रहे हैं ना, तो हम उसी को सुन रहे हैं। एक आजकल के वो क्या पंडित, मैंने सुना कि बिस्किट मतलब विश की किट, इस तरह लोग हाथ जोड़ के बैठे कि क्या ही है ना, ये भारतीय ज्ञान का पता नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं कि ये भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम ज्ञान परंपरा है। हम ऐसा नहीं है कि मतलब ये बात भी डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन दिस इज द थिंग कि हमने किस लेवल तक जाके गिर चुके हैं, है ना। तो दिस इज नॉट द इंडियन कल्चर, इट इज, हम उपनिषद लिख चुके हैं। हम एक उपनिषद को पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, शायद जिंदगी निकल जाए। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स करके हम भारतीय संस्कृति समझ गए हैं, ये नहीं है। तो सुनकर नहीं, पढ़कर, स्वाध्याय। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। जब आप पढ़ोगे तो आप में वो आ जाएगा ना, प्राउड, कि मैं तो पता नहीं क्या ही ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अब सरेंडर दैट नॉलेज टू गॉड। अब आपको ये ज्ञान जो है वो भगवान के चरणों में रख दो कि मैंने नहीं किया। जैसे आपने देखा ना कि भारतीय सिस्टम में क्या है कि अंग्रेज को जीत, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो अंग्रेज को जीतता है तो वो क्या बोलता है, यस वी डिड इट, वी मेड इट। तो भारतीय में बोल गया, हो गया जी, भगवान की कृपा, हो गया। दैट इज ईश्वर प्रणिधान। हमारी भाषा बदल सकती है, हमारे स्टेट जो अंग्रेजों ने बनाए वो बदल सकते हैं, लेकिन हम सब में एक ज्ञान परंपरा का जो अंश है वो सेम है कि वी सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। हम मराठी में बोल रहे हैं कि पंजाबी में बोल रहे हैं कि हम कन्नड़ में बोल रहे हैं कि हम तेलुगु में बोल रहे हैं, लेकिन वी विल से भगवान की कृपा से हो गया, वी मेड इट वाले आदमी नहीं। अभी जो हमारे भारत में भी विदेशी बुद्धि के हैं वो बोलते हैं कि वी मेड इट, लेकिन ईश्वर प्रणिधान कि हम जो भी कुछ अचीव करते हैं वही सरेंडर आवर एवरी अचीवमेंट टू गॉड। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े वॉरियर्स हुए, तो वो जंग जीतने के बाद भी क्या बोलते हैं कि भगवान की कृपा से जीत गए, है उनका कर्म ही। दिस इज सेम बट गीता में जो बताया गया हमें कि अकर्मस्य भाव, सरेंडर योर एवरी कर्म टू गॉड, दैट इज ईश्वर प्रणिधान। सेम ही तो बोल रहा है अभी पतंजलि भी यहाँ पे। लेकिन हमें क्या है कि पतंजलि जब पढ़ते तो हमें गीता याद नहीं आती, गीता पढ़ते तो पतंजलि याद नहीं आता, हमें लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। तो दिस इज आइडिया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तपस यानी एक ही काम के ऊपर लगन से लंबे समय तक लगे रहना विद अ स्माइल ऑन योर फेस। खूबसूरती से काम करना, रो रो के नहीं करना कि हाय हमारा तो काम नहीं बन रहा, हम तो इतने सालों से लगे पड़े हैं, वो नहीं। वो ग्रीड है, वो लालच है, वो तपस नहीं है। तो तपस के आगे दूसरा आ गया स्वाध्याय, है ना। गुरुजी से नहीं सुनना कि विश की किट क्या है, बिस्किट को विश की किट बोलते हैं ना। तो खुद पढ़ो, खुद पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर जो ये मन की भटकना है ना कि एक चीज के ऊपर टिक नहीं सकते, तो वो पावर बनेगी।
एक बुक को सुबह से लेकर शाम तक निभा लो, ये भूल जाओ कि क्या निकलता है। बैठ कर तो देखो, बैठ सकते हो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे एक बुक के लिए, छुट्टी वाले दिन कर सकते हो क्या ये, है ना? इस तरह के हम लेट कर सीरीज खत्म कर सकते हैं, वेब सीरीज कोई, लेकिन बुक नहीं पढ़ सकते। तो पतंजलि आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि आपने ऑडियो बुक सुन ली है कि नहीं मेरी, वो डिमांड कर रहा है कि आप स्वाध्याय में कुछ भी पढ़ो, पढ़ सकते हो, बैठ सकते हो, मन को टिका सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देना हूँ, बुक में से जो आप समरी सुन के जो उसमें से जेस्ट निकालते हो, उसका कोर आइडिया निकालते हो, दैट इज नॉट ओनली व्हाट बुक्स हैज टू ऑफर टू यू। द पावर रिसाइड्स इन व्हेन यू आर एबल टू सिट साइलेंटली, इंडल्ज इन दैट बुक, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर अटेंशन, और उस बुक को लंबे समय तक निभा सकते हो। बैठ सकना भी एक पावर है। दिस इज द बिगेस्ट टीचिंग दैट बुक कैन गिव यू। उसमें से ज्ञान क्या निकल रहा है वो दैट इज सेकेंडरी। द प्राइमरी पावर दैट बुक गिव्स यू द एबिलिटी टू सिट। आजकल के क्या इस जमाने में हमें लगता है कि पता नहीं समरी कर रहे हैं तो कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। दिस इज नो, कुछ चीज़ों के शॉर्टकट नहीं होते। खैर, तो ये 3 चीज़ें होगी जो हमने पतंजलि के 55वें सूत्र में साधन पाद का पहला ही श्लोक है जो उसमें जिसका डिस्कशन हुआ। अब इसके आगे हम यम को शुरू कर सकते हैं। देखेंगे यम करना कि कुछ और बीच में घुसा देना मेरी। अभी अगर आप पहले एपिसोड से यहाँ तक आ चुके हो तो आपको पता ही होगा कि जो एपिसोड के लिए मैं कमिटमेंट करता हूँ बीच में कुछ ना कुछ घुसा ही देता हूँ। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि अगला एपिसोड यम का ही हो, ठीक है? और बाकी कल पता लगेगा यम होगा कुछ और होगा। तब तक के लिए थैंक यू।